Hi guys, welcome back to our channel All Over Learning for You. So guys, today in this lecture we will start the chemical equation and the rules for the chemical equation, right? So guys, chemical equation होता क्या है and chemical equation को लिखने के rules क्या है वो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. बट बिफोर दैट गाइस, हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 30 पे क्वेश्चन दिया गया है. सो देयर आर 3 क्वेश्चन एंड उसके कुछ आंसर सॉल्व कर लेते हैं. देन वी विल प्रोसीड फॉर द केमिकल इक्वेशन एंड द रूल्स फॉर द केमिकल इक्वेशन गाइस. सो नाउ रीड द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. क्या दिया गया है? अब क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, कभी कभी इसका मतलब समझेगा ही नहीं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा गया है. सो सी, क्वेश्चन दिया गया है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट एंड कंपाउंड. तो पूछा गया है कि एलिमेंट्स में, सी गाइस, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में किस टाइप्स के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं. क्लियर गाइस? तो देखो सिंपल सा आंसर है गाइस इसका. अब इसको जानने के पहले ना हमें पहले ये टर्म जानना जरूरी है कि बेटा एटम्स क्या होते हैं. क्लियर? व्हाट एटम्स क्या होते हैं. सी, अब बेटा एटम्स का डेफिनेशन क्या बोलता है? द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, मतलब इसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते. एकदम लास्ट का पार्ट, जैसे सपोज मैं 10 लूं, 10 को तोड़ते जाओ एक एक करके, तो लास्ट में मुझे 1 मिलेगा. अब 1 को आप ब्रेक नहीं कर सकते. क्लियर? तो यहाँ पे सेम पार्ट सेम है गाइस. देखो अब क्या है, जस्ट देखो यहाँ पे ना एक मैं एलिमेंट लेता हूँ. सपोज उसका कुछ ऐसा शेप है, देखो ऐसा शेप है, ऐसा शेप है. क्लियर? अब मैं क्या करूँ, इसको तोड़ते जाऊं. तो सपोज यहाँ से मैंने ये पार्ट निकाल दिया, ये पार्ट मैंने निकाल दिया, तो क्या इस तरह दिखेगा? ये इस तरह दिखेगा गाइस. देखो इस तरह दिखेगा. फर्दर मैंने क्या किया है, ये पार्ट भी निकाल दिया, दूसरा वाला पार्ट भी निकाल दिया, कुछ इस तरह दिखेगा. थर्ड पार्ट भी निकाल दिया, कुछ इस तरह दिखेगा. जो फाइनली लास्ट में गाइस जो मेरा स्मॉलेस्ट पार्ट बनेगा ना, कुछ इस तरह बनेगा. एंड अब क्या होगा, ये पार्ट फर्दर गाइस ब्रेक नहीं हो सकता. एंड यही सपोज हमारा एलिमेंट था, सपोज ये हमारा क्या था गाइस, एलिमेंट था. तो इसका जो स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्ट है ना, जिसको फर्दर आप तोड़ नहीं सकते हैं. तो डेफिनेशन बोलता है द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. देखो एलिमेंट का ही पार्ट है ये, इंडिविजिबल है जो, इज कॉल्ड एज एटम. क्लियर गाइस? सो एटम्स का डेफिनेशन पता चला गाइस. द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम. मतलब बहुत सारे जो, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि एलिमेंट है ना, वो किससे बना है? बहुत सारे एटम से बना है. मतलब क्या है, सपोज हमारा ना ये एक क्या है गाइस, ये एलिमेंट है. तो इसमें देखोगे ना बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे गाइस. क्लियर? नाउ अब देख लेते हैं अब पहले क्वेश्चन को. नाउ इसको रफ कर देता हूँ गाइस. देखो अब होता क्या है गाइस, देखो अब जब कभी भी एटम्स ऐसे जब जुड़ते हैं ना, एटम्स जब जुड़ते हैं ना, अब यहाँ पे देखो एक को क्या बोला जाता है? एटम्स. व्हाट गाइस? एटम. और जब साथ में जुड़ते हैं ना इन लोग, जब साथ में जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं गाइस मॉलिक्यूल. जब साथ में जुड़ते हैं ये क्या बनाते हैं गाइस? मॉलिक्यूल्स. क्लियर? अब क्या होता है, जो एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट एक है हमारा एलिमेंट्स में बेटा क्या होता है, इसमें जो एटम्स होते हैं ना, एटम्स ये सेम टाइप के होते हैं. व्हाट गाइस? सेम टाइप के. तो हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा जो मॉलिक्यूल्स बनेगा वो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा, सेम टाइप ऑफ एटम से बना होगा. क्लियर? क्योंकि एटम क्या हो रहे, जुड़ के मॉलिक्यूल्स बना रहे. जब हमारा एटम ही सेम टाइप है तो बेटा मॉलिक्यूल जो बन रहा है वो सेम टाइप्स ऑफ एटम से बना होगा. क्लियर? देखो अब क्या होगा, मॉलिक्यूल से हमारा बनता है एलिमेंट. क्लियर? व्हाट क्या बनता है गाइस? एलिमेंट. सो डायरेक्टली यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स, व्हाट गाइस? एलिमेंट्स. देखो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख के रखा हूँ. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 एटम्स. तो देखो यहाँ से एक से ज्यादा एटम्स है ऑफ सेम टाइप. दिख रहा है बेटा, ये सेम टाइप से है ना, ये एटम्स क्या है, सेम टाइप से मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं. क्लियर? तो ये हमारा किसका मॉलिक्यूलर, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ना, उसका एलिमेंट्स वाला पार्ट है. द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट आर मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 एटम्स ऑफ अ सेम टाइप.
मतलब जो एलिमेंट को अगर तोड़ोगे तो मॉलिक्यूल मिलेगा और उसको फर्दर तोड़ोगे तो एटम्स मिलेगा। मतलब बोला गया है कि एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल्स है ना वो सेम टाइप के एटम से बना है। बट हमारा जो कंपाउंड होता है बेटा, जो हमारा कंपाउंड होता है, दूसरा हमारा क्या है कंपाउंड। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ये जो एटम्स होता है ना, व्हाट गाइस, एटम्स, इसमें क्या रहता है, डिफरेंट टाइप रहते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स रहते हैं। व्हाट, डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। अब जब डिफरेंट एटम से मॉलिक्यूल बनेगा तो ये मॉलिक्यूल क्या बोल सकते हैं, ये क्या बनेगा, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना होगा ये मॉलिक्यूल। और जब डिफरेंट एटम से जो मॉलिक्यूल बनता है ना, वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है कंपाउंड। क्लियर। तो एक्चुअली क्वेश्चन का मतलब यही है कि बेटा कंपाउंड में एटम्स डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं, जो मतलब जो मॉलिक्यूल बना वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम से बना है। बट जो एलिमेंट है ना, व्हाट गाइस, एलिमेंट है ना, उसमें क्या है, उसका जो मॉलिक्यूल है ना उसमें सेम एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। क्लियर। ये इसका बेसिक मतलब है कि ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है। सो इफ यू वांट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो डेफिनेशन में देख लो ना, दूसरा वाला, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। क्लियर गाइस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। सपोज मैं एलिमेंट की जगह पे एक सिल्वर का एग्जांपल, सपोज मैं ये ले लेता हूँ, सोडियम। व्हाट गाइस, सोडियम। तो बेटा देखोगे ना, सोडियम सपोज बहुत बड़ा सा एलिमेंट है एंड उसको बारीक टुकड़े करोगे ना तो उसके जो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे ना, मॉलिक्यूल्स उसमें भी देखोगे ना सोडियम के एटम्स ही प्रेजेंट रहेंगे। अब मॉलिक्यूल्स को फर्दर तोड़ोगे तो आपको यहाँ पे सोडियम के एक एटम, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे सोडियम के ही एटम मिलेंगे। सब क्या होंगे, सोडियम के एटम। क्लियर। और ये सब मिलके क्या बना रहे, मॉलिक्यूल। ये सब मिलके क्या बना रहे, एलिमेंट। बट अगर कंपाउंड को तोड़ोगे ना तो देखोगे ना मॉलिक्यूल्स में ना जो टाइप्स है ना एटम्स का वो अलग अलग होगा। सपोज यहाँ पे ना क्या प्रेजेंट रहेगा, सपोज NaCl। क्लियर। ये कंपाउंड है बेटा। एलिमेंट्स में क्या रहता है, एक ही टाइप का क्या रहेगा, एलिमेंट्स प्रेजेंट रहेगा, मतलब एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। बट कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। तो कंपाउंड में देखोगे ना यहाँ पे सोडियम के एटम्स प्रेजेंट है और क्लोरीन के एटम्स भी प्रेजेंट रहेंगे। इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे जो एटम्स मिलेगा ना, यहाँ पे तो सोडियम का भी मिलेगा और क्लोरीन का भी मिलेगा। क्लियर। ऐसा बेटा। नाउ अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है ना सर, गाइस इसको मैं रफ कर देता हूँ ना। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट इज मीन्ड बाय वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट। यस गाइस, किसी को पता है कि वैलेंसी का मतलब क्या होता है? यस, इफ यू नो एनीवन प्लीज पॉज द वीडियो एंड कमेंट कर दो जरा लिख के नीचे, अगर पता हो तो। यस गाइस, सी यही है ना कि वैलेंसी क्या है, एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। तो देखो क्वेश्चन 2 का आंसर लिख रहे हैं कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट, तो बेटा ये देखो बेसिकली होता क्या है, देखो बेटा बेसिकली होता क्या है, अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट करने के लिए किसी भी एलिमेंट को जितना इलेक्ट्रॉन लगता है ना उसको उसकी वैलेंसी बोलते हैं, उसको उस एलिमेंट की वैलेंसी बोलते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, देखो अब यहाँ पे ना मैं सपोज में एक एग्जांपल ले रहा हूँ। देखो सपोज में पहला एग्जांपल लिया हाइड्रोजन का। अब बेटा हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हो, 1। पहले सेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो बेटा देखो यहाँ पे ये इसका न्यूक्लियस हो गया और ये इसका पहला सेल हो गया। तो देखो पहले सेल यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 1। बट मुझे ये बताओ कि पहले सेल के इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी कितनी होती है, 2, फिर 8, ऐसा होता है ना। तो बेटा यहाँ पे ना इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी 2 है, बट इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए कितना कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर सके। यस, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब जाके ये क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो बेटा क्या होगा, देखो इसको जितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना कि अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पूरा फिल कर सके, अपना आउटर मोस्ट में जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन डाल कितना कम पड़ेगा कि उसको डाल के वो फिल कर सके।
क्लियर। सपोज मेरे पास एक घर है और उसकी कैपेसिटी होती है 2 जन रहने की, क्लियर, बट यहाँ पे एक ही जन है, तो एक जन मुझे और जरूरत पड़ेगा वहां पे उसको रखने की, तब जाके वो रूम कंप्लीटली पैक्ड होगा और स्टेबल होगा। तो बेटा हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, एक और, तब जाके यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट होगा। इसलिए बेटा हाइड्रोजन है ना एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जितनी वैलेंसी होगा उतना ही एलिमेंट कोई बॉन्ड फॉर्म करेगा। So we can say valency of element is directly proportional to number of bond formed by an element or number of chemical bond formed by an element. What guys? एलिमेंट। क्लियर। जैसे देखो अभी सपोज एक और एग्जांपल बेटा ले लेता हूँ, याद रखना एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो अब इसके जगह पे सपोज मैंने हीलियम ले लिया बेटा, हीलियम ले लिया। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, क्लियर। तो बेटा यहाँ पे मैंने क्या लिखूंगा 2। तो यहाँ पे देखोगे ना हीलियम के केस में, तो यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया और देखोगे ना इसके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे अब बताओ बेटा कि पहले सेल की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की थी, 2 इलेक्ट्रॉन की, और इसके पास ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं लेगा बेटा, इसका ऑलरेडी घर पैक्ड है, ये स्टेबल है, ये किससे भी रिएक्ट नहीं करने वाला अभी। तो बेटा हीलियम है ना बॉन्ड नहीं बनाएगा किसी से, बट हाइड्रोजन था ना वो एक बॉन्ड बना रहा था, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे ना बेटा मैं क्या ले लेता हूँ, सपोज चलो नाइट्रोजन ले लेता हूँ। व्हाट गाइस? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है बेटा 7 और कैसे लिखते हो 2,5, क्लियर। तो बेटा मुझे अब बताओ कि पहले घर की कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन की, तो इसका पहला घर तो फिल है। दूसरे घर की कैपेसिटी 1 इलेक्ट्रॉन की है, तो बेटा यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? यस। तो बेटा ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब नाइट्रोजन एटम हमारा 3 बॉन्ड बनाएगा इसे, मतलब 3 बॉन्ड बनाएगा, बिकॉज 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। क्लियर गाइस? सो एक चीज याद रखना, जितना वैलेंसी रहेगा किसी भी एलिमेंट का वो उतना ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो सपोज कार्बन का ले लेता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो यहाँ पे कैसे लिखते हो 2,4। तो मुझे बता बेटा यहाँ पे अगर मैं कार्बन का न्यूक्लियस ड्रॉ करना चाहूँ, पहला सेल हो गया, दूसरा सेल हो गया, तो बेटा मुझे बताओ पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, दूसरे में 8, क्लियर। तो यहाँ पे पहले सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड है, तो पहले में तो 2 इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फील्ड है ना। अब सेकेंड वाले में देखो आने चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, बट कार्बन के पास कितने हैं आउटर मोस्ट सेल में, 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या करेगा बेटा, कार्बन है ना 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन मिल सके। इसलिए यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट है कार्बन का आउटर मोस्ट सेल में, एंड कार्बन बेटा क्या करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा कि उसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल सके कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। क्लियर? अच्छा ठीक है, एक आपके लिए देता हूँ। चलो मुझे ये बता दो कि बेटा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? यस 8। कैसे लिखते हो 2,6। तो पहले सेल में कैपेसिटी कितनी है 2 की, तो पहला सेल तो पूरा कंप्लीट है ना। दूसरे सेल की कैपेसिटी कितनी है 8 की, बट यहाँ पे बेटा 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मुझे बोलो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन को? यस 2 इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा ऑक्सीजन है ना वो 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा। व्हाट? ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा कि उसको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए। क्लियर गाइस? So remember one thing, valency of element is directly proportional to number of bond formed by of an element or number of chemical bond formed by element, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर? So अब मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ फटाफट गाइस, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। So if you want take a screenshot of this now। अब यहाँ पे देखो
कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा। हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड लगेगा, यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ। चलो हाइड्रोजन को कितना बॉन्ड लगेगा, कार्बन को, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, फ्लोरीन को, क्लोरीन को। तो देखो बेटा हाइड्रोजन को कितने बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, इसका वैलेंसी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, चाहिए तो मैं शॉर्ट में जस्ट बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, कार्बन की बेटा 4 है, नाइट्रोजन की 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, फ्लोरीन का 1 है, क्लोरीन का 1 है। क्लियर। अब चाहिए तो क्रॉस चेक कर लेना। अभी देखो सिंपल सा, मैं चलो मैं फ्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूँ बेटा। फ्लोरीन का, इसका मैंने बताया, इसका बताया, इसका बताया, इसका। क्लोरीन का खुद से करना, अब फ्लोरीन का मैं ले रहा हूँ। देखो बेटा फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है यस 9। कैसे लिखोगे, 2,7। तो बेटा मुझे ये बताओ, इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, मतलब पहले सेल में 2 और दूसरे में 8, तो पहला सेल तो पूरा है इसका, दूसरे सेल में 8 होना चाहिए, बट है कितना 7 है। तो बेटा ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो बेटा ये एक बॉन्ड ही बनाएगा। क्लियर। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इट विल फॉर्म 1 बॉन्ड। एंड सिमिलरली फॉर क्लोरीन ऑल्सो गाइस। नाउ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यस बेटा कितना है, 17। कैसे लिखते हो, 2 यस 8 7। क्लियर। देखो 2 + 8 10 + 7 18। क्लियर। सो नाउ टेल मी गाइस कि इस देखो अब यहाँ पे क्या होता है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 8। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे 2 तो पूरा है, यहाँ पे भी देखो 2 फिल है, यहाँ पे भी फिल है, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8 फिल है। बट यहाँ पे थर्ड सेल में बेटा, थर्ड सेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8, बट है कितने 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो क्लोरीन विल ऑल्सो फॉर्म अ 1 बॉन्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। क्लियर गाइस। So I hope guys ये clear हो। So if you want take a screenshot guys, then we will proceed for the third question. Clear guys? Now let us check. Now अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसको मैं सब पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ गाइस। इसको ए दे देता हूँ और इसको बी देता हूँ। क्लियर। अब यहाँ पे ना थर्ड का ए देख लेता हूँ। देखो अब ये ऐसा बुक में नहीं दिया बेटा, मैं खुद से लिया हूँ ना। क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर द राइटिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। क्लियर। तो बेटा रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने के लिए ऑफ अ डिफरेंट कंपाउंड। क्लियर। सपोज बेटा वाटर लेते हो, वाटर लेते हो। क्लियर। या सोडियम क्लोराइड लेते हो, सोडियम क्लोराइड लेते हो। अब इनको ना बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कैसे लिखोगे, आपको क्या क्या जरूरत पड़ती है। यस। तो देखो पहला जरूरत पड़ेगा आपको सिंबल का, सिंबल व्हाट गाइस, एलिमेंट के सिंबल का जरूरत पड़ेगा। अब मैंने वाटर बोल दिया, वाटर बोल दिया। एंड दूसरा जरूरत पड़ेगा गाइस आपको, यस अगर याद हो कुछ तो, पहला तो सिंबल हो गया, दूसरा गाइस यस इसका वैलेंसी का, व्हाट गाइस, वैलेंसी का। क्लियर। तभी तो जाके हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख सकते हैं। क्लियर। देखो अब यहाँ पे ना सिंबल से क्या देखो वाटर है ना गाइस, वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, यस H2O, व्हाट H2O। एंड सोडियम क्लोराइड का गाइस यस इसका लिखते हैं हम NaCl। क्लियर। तो देखो बेटा यहाँ पे, अब यहाँ पे अब अगर वाटर में एग्जांपल लू यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे वाटर में देखो क्या क्या प्रेजेंट रहते, तो हाइड्रोजन प्रेजेंट रहते और क्या प्रेजेंट रहते गाइस, ऑक्सीजन। क्लियर। अब क्या होगा, हमें करना पड़ेगा वैलेंसी चेक। तो यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, अभी जस्ट देखा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में ही देखा बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। क्लियर। एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन ये, 1 हाइड्रोजन ये। देखो ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड की जरूरत थी, ऑक्सीजन को, तो इसने 2 बॉन्ड फॉर्म किए। हाइड्रोजन को बेटा 1 बॉन्ड की जरूरत थी, तो देखो हाइड्रोजन ने भी 1 बॉन्ड इससे फॉर्म किया, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से और ये हाइड्रोजन इससे। क्लियर। तो बेटा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, बट हाइड्रोजन 1 बॉन्ड और ये 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। क्लियर। ये किससे पता चलता है, वैलेंसी और सिंबल से। एंड सिमिलरली बेटा अगर मैं NaCl लूं, तो मुझे पता सोडियम कितना बॉन्ड फॉर्म करता है, यस सोडियम का, देखो सोडियम का क्या आएगा, यस सिंबल Na। और बेटा क्लोरीन का सिंबल क्या आएगा, यस Cl। क्लियर।
तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, और क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। क्लियर? तो मतलब यहाँ पे Na एक बॉन्ड बनाएगा, क्लोरीन भी एक बॉन्ड बनाएगा। क्लियर? तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, हम ऐसे लिखेंगे NaCl। क्लियर बेटा? तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सिंबल की और वैलेंसी की। क्लियर? नाउ अब ये पूछा गया, काफी इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है, इसे मैंने अलग मार्कर से लिखा है। हाउ आर द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड रिटन? क्लियर? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखो। सो ये आई होप, नहीं तो ये स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। अब ये वाला पॉइंट है ना, इसमें भी कवर हो जाएगा एक्चुअली, इसका फर्दर एक्सपेंडेड पार्ट है गाइस। नाउ अब क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप डिडक्ट कैसे करते हो? देखो अब क्या क्या जरूरत पड़ती है, यहाँ पे मैं थर्ड का बी बता रही हूँ। देखो आपको पड़ेगी जरूरत सिंबल की। व्हाट गाइस? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट, इसकी जरूरत पड़ेगी। और किसकी जरूरत पड़ेगी गाइस? यस, वैलेंसी की। यस, वैलेंसी की। और थर्ड जरूरत किसके पड़ेगी गाइस? यस, यहाँ पे थर्ड हमें करना पड़ेगा। देखो थर्ड क्या करना पड़ेगा, हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। व्हाट गाइस? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन एलिमेंट। एंड हम फोर्थ क्या करते हैं गाइस? जो फोर्थ होता है ना, फोर्थ, वो हम यूज ऑफ सबस्क्रिप्ट। अब ये क्या होता है वो भी देखेंगे, ये सबस्क्रिप्ट क्या होता है ना वो भी हम देखेंगे गाइस। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, देखो एग्जांपल में ले लेता हूँ। सपोज मैंने मीथेन लिया। व्हाट गाइस? मीथेन लिया। अब मुझे ना कुछ नहीं पता है, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे लिखूंगा यहाँ पे। देखो अब क्या करूंगा, पहले मीथेन में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? यस बेटा, मीथेन इज अ हाइड्रोकार्बन, तो इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो मुझे ना बेटा यहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है एंड उसका सिंबल क्या है। क्लियर? तो यहाँ से फर्स्ट पॉइंट से मुझे ये मिल गया, फर्स्ट पॉइंट मुझे ये मिल गया कि बेटा इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। यस, इसमें कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन। एंड दूसरा क्या पता चल गया बेटा? यस, इसमें मुझे पता चल गया कि इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। व्हाट? हाइड्रोजन। अब कार्बन का सिंबल होता है C, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H। क्लियर? अब ये सिंबल पता चल गया एलिमेंट का, ये सिंबल एलिमेंट का पता चल गया। अब दूसरा क्या है? वैलेंसी। क्लियर? तो बेटा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? यस, कार्बन की वैलेंसी जो होती है ना, वैलेंसी वो होती है 4। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एंड हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा? यस, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1। क्लियर? तो यहाँ पे देखो कार्बन का वैलेंसी 4 आया एंड हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 आया। अब हम क्या कराते हैं? इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे हम C लिखेंगे, अब C के सामने क्या है? 1 लिखेंगे। H के सामने क्या है? 4, ये 4 लिखेंगे। क्लियर? मतलब हमारा मीथेन का फॉर्मूला क्या आया बेटा? यस, CH4। ये जनरली 1 को नहीं लिखते गाइस, अगर 1 एलिमेंट है उसको नहीं लिखते, एक से ज्यादा है तो उसको लिखते हैं। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे ना देखो ये जो नंबरिंग है ना, नंबरिंग ये वाला और ये वाला, इसी को बोला जाता है गाइस सबस्क्रिप्ट। क्लियर? अब देखो एक और चलो एग्जांपल ले लेते हैं। व्हाट? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लियर? तो इसको मैं रफ कर देता हूँ गाइस। क्लियर? ना अब यहाँ पे देख लो, अब वहां पे मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ वाटर का। व्हाट गाइस? वाटर का। अब मुझे बताओ बेटा वाटर में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? यस, वाटर में प्रेजेंट रहता हाइड्रोजन। व्हाट? हाइड्रोजन। एंड प्रेजेंट रहता ऑक्सीजन। व्हाट गाइस? ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या है बेटा? H। ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बेटा? यस, O। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे एलिमेंट भी पता चल गया, एलिमेंट हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का सिंबल भी पता चल गया। अब दूसरा क्या है? वैलेंसी। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या है? 1, ऑक्सीजन का वैलेंसी है 2। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1। अब यहाँ पे क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। तो बेटा ऑक्सीजन के सामने 1 आ रहा है एंड हाइड्रोजन के सामने क्या आ रहा है? यस, 2। एक्चुअली इसको ऐसे लिखते हैं
H2O, H2O। क्लियर। तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पे देखो O के पास 1 है और ये जो 1 और ये 2 है ना, ये क्या है मेरा सबस्क्रिप्ट है। क्लियर गाइस। इसको किसी भी एलिमेंट के जैसे ये मैंने x लिया एलिमेंट है तो इस पार्ट पे लिखा जाता है, इसके बेस पे लिखा जाता है। क्लियर गाइस। ये दिखाता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। क्लियर। तो बेटा ये यहाँ पे क्या आया H2O, ये 1 नहीं लिखते गाइस बिकॉज एक ही है ना, एक नहीं लिखते। तो ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आया गाइस वाटर का H2O। क्लियर गाइस। आई होप अब ये क्लियर हो। सो ये रहा हमारा पेज नंबर 13 का, ये जो 3 क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन। सो आई होप गाइस ये तीनों टर्म आपको अच्छे से समझा हो। नाउ वी विल सी द केमिकल इक्वेशन एंड द रूल्स फॉर केमिकल इक्वेशन। क्लियर गाइस। तो बेटा आप केमिकल इक्वेशन देख रहे थे कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है, देन इसके बाद हम केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए जो रूल्स होते हैं ना वो स्टडी करेंगे, राइट। सो गाइस बेटा केमिकल इक्वेशन होता क्या है, केमिकल इक्वेशन होता क्या है। देखो अगर आपने कुछ सब्सटेंस लिया है, मतलब कुछ केमिकल्स लिया है, उस केमिकल को आपस में मिलाया, राइट। आपस में जब मिलाओगे तो कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, राइट। तो ये जो सब्सटेंस है हमारा, जो स्टार्टिंग में ले रहे हो वो हमारा रिएक्टेंट पार्ट है, राइट। और जो हमारा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है वो हमारा प्रोडक्ट पार्ट है। तो गाइस इसको क्या करते हैं हम, इसका जो सब्सटेंस ले रहे हो उसका केमिकल फॉर्मूला लिखा जाता है। एंड जब केमिकल फॉर्मूला को आपने जो रिएक्शन लिखा, जो आपने रिएक्शन जो अभी जस्ट परफॉर्म किया, उसको जब पेज पे लिखते हो ना, पेज पे जब लिखोगे तो उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना उसके अकॉर्डिंग लिखोगे। क्लियर। तो जैसे गाइस मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो यहाँ पे ना मैंने कॉपर सल्फेट लिया, सपोज मेरा एक सब्सटेंस था, सपोज मैंने एक टेस्ट ट्यूब में ना कॉपर, यहाँ पे सपोज ये मेरा टेस्ट ट्यूब ए है, राइट। और इसमें क्या प्रेजेंट है गाइस, इसमें कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। एंड इस पे मैंने पावर किया जिंक, व्हाट, जिंक डस्ट, एक्चुअली जिंक का पाउडर होता है गाइस, जिंक डस्ट पावर किया। क्लियर। तो यहाँ पे देखोगे जिंक जो स्टार्टिंग में कैसा कलर रहेगा, ब्लू कलर था। अब जैसे जिंक डस्ट डालोगे ना तो इसका जो कलर चेंज हो जाता है ना, इसका कलर चेंज होता है, व्हाइट बन जाता है पूरा कलर। ये क्या हो जाता है सॉरी, ये कलरलेस हो जाता है, सॉरी गाइस, ये पूरा कलरलेस हो जाता है। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे मैंने लिया क्या था, प्लीज ध्यान देना, मैंने लिया था कॉपर सल्फेट, व्हाट गाइस, कॉपर सल्फेट। और मैंने क्या ऐड किया, जिंक एलिमेंट, व्हाट, जिंक। क्लियर। तो मुझे मिला क्या, तो मुझे मिलता है जिंक सल्फेट मिला है। यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट हो ना उसका कलर क्या था, सॉरी इसका कलर था ब्लू गाइस, इसका कलर था ब्लू। अब मुझे मिला ना जो जिंक सल्फेट, इसका कलर पूरा कलरलेस होता है। और प्लस मुझे क्या मिल रहा है गाइस, कॉपर। अब तो ये मैंने वर्डिंग फॉर्म में लिखा है ना गाइस, अगर हम जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं अगर उसको वर्डिंग फॉर्म में लिखोगे ना तो उसको बोला जाता है वर्डिंग इक्वेशन। इसका डेफिनेशन ही वही बोलता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन अ वर्ड्स आर कॉल्ड एज वर्ड इक्वेशन। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन आप परफॉर्म कर रहे हो लैब में एंड उसको वर्डिंग में लिख रहे हो कि क्या क्या केमिकल लिया है, उसको वर्ड फॉर्म में लिख रहे हो, और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसको वर्ड फॉर्म में लिख रहे हो, तो वर्ड इक्वेशन है। अब वही केमिकल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो। तो देखो अब यहाँ पे कॉपर का सिंबल होता है गाइस Cu, सल्फेट के लिए हम SO4 लिखते हैं गाइस, सल्फर ऑक्सीजन 4 टाइम्स, ये होता है सल्फेट, ये हमारा कॉपर। तो इसका केमिकल फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है मैंने, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक का सिंबल होता है Zn, जिंक। क्लियर गाइस। तो देखो यहाँ पे क्या क्या है गाइस, कॉपर है और सल्फेट है, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है गाइस, जिंक। तो अब ये जिंक क्या कर रहा है, इस कॉपर को चेंज कर दे रहा है, उसके जगह पे आ जा रहा है, क्योंकि जिंक की वैलेंसी +2 होती है एंड कॉपर की वैलेंसी +2 होती है। तो ये क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर दे रहा है और इसको हटा दे रहा है यहाँ से, बिकॉज ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो ये रिएक्ट करेगा इससे और कॉपर को हटा देगा। देखो कॉपर बेचारा हट गया साइड में। क्लियर। अब यहाँ पे इसकी जगह पे जिंक आ गया है। अब क्या था, जिंक Zn आ गया, सल्फेट देखो सल्फेट का SO4 भी आ गया। क्लियर। तो यहाँ पे ये वर्डिंग फॉर्म में इसका ये केमिकल फॉर्म लिखा। तो बेटा ये जो लिख रहा है ना, ये कौन सा फॉर्म है, केमिकल फॉर्म। क्लियर। तो यहाँ पे जो केमिकल फॉर्म, जो रिएक्शन परफॉर्म किया और इसी को जो केमिकल फॉर्म में लिखते हो ना, इसी को बोला जाता है केमिकल इक्वेशन। क्लियर।
राइटिंग जो आप परफॉर्म कर रहे हो, वट एवर यू आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट इन द लैब एंड यू आर राइटिंग द सेम थिंग्स इन द केमिकल फॉर्म ऑन द पेपर आर कॉल्ड एज व्हाट गाइस? यस, केमिकल इक्वेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो आप केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो ना पेपर पे, बाय यूजिंग व्हाट? कंडेंस फॉर्म। देखो कॉपर सल्फेट है, बड़ा लग रहा है ना लिखने में, छोटा कर दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में। कंडेंस फॉर्म बाय यूजिंग, यस गाइस, क्या यूज कर रहे हो? केमिकल फॉर्मूले इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। नाउ आई होप ये क्लियर हो गाइस। क्लियर? जो केमिकल ले रहे हो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो। क्लियर? तो ये कंडेंस हो जा रहा है, जस्ट छोटा सा स्पेस, थोड़ा स्पेस खा रहा है ना, ये तो ज्यादा स्पेस लग रहा था बट इसमें क्या स्पेस थोड़ा कम लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे कंडेंस फॉर्म लिखा जाता है। क्लियर? कंडेंस वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वर्ड था हमने किसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया, मतलब केमिकल फॉर्म लिख दिया इसका फॉर्मूला, और जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसका भी केमिकल फॉर्म लिख दिया, इसी को तो बोला जा रहा है केमिकल इक्वेशन। क्लियर गाइस? नाउ वी विल से द रूल्स फॉर राइटिंग द केमिकल इक्वेशन। मतलब ये रिएक्शन तो लिख दिया बट क्या क्या है रूल्स वो पढ़ना जरूरी है। एंड केमिकल रूल से हमें काफी नॉलेज मिलता है कि क्या रिएक्शन में कुछ टर्म्स होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। क्लियर गाइस? और क्या हमें लिखना भी जरूरी है कि रिएक्शन का काफी डिटेल पता चले। अब इसमें तो ये तो नहीं पता चल रहा है ना कॉपर सल्फेट लिक्विड है कि सॉलिड है, गैस है, यहाँ पे टेम्परेचर हम दे रहे, प्रेशर दे रहे या हीट कर रहे क्या कंपाउंड को, और यहाँ पे साथ में कुछ गैस रिलीज हो रहा है क्या, यहाँ पे एनर्जी निकल रहा है क्या, हीट निकल रहा है क्या, ये कुछ नहीं पता चल रहा है। तो वो रूल्स में ही हमें पता चलेगा कि क्या लिखने से क्या क्या नॉलेज हमें पता चलता है। क्लियर गाइस? सो इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस। सो गाइस अब रूल्स देख लेते हैं। जब केमिकल इक्वेशन लिखते हो तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करना है वो हमें देखना है। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल 6 रूल्स है गाइस। आई मीन टू से देयर आर टोटल 6 पॉइंट। सो आउट ऑफ 6 यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स को पहले लिया, देन ये होने के बाद देन अगेन मैं क्या करता हूँ 3 पॉइंट जो हमारा रिमेनिंग 3 पॉइंट्स रहेगा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। क्लियर गाइस? सी अब यहाँ पे पॉइंट बोला क्या गया फर्स्ट कि रिएक्टेंट शुड बी रिटर्न ऑन लेफ्ट हैंड साइड। व्हाट गाइस? जो हमारा रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है? जो केमिकल सब्सटेंस आप स्टार्टिंग में ले रहे हो शुड बी रिटर्न ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। एंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है गाइस कि यहाँ पे जो सब्सटेंस ले रहे हो उसको रिएक्ट करा के जो आपका मिल रहा है ना वो प्रोडक्ट है, जो ले रहे हो वो रिएक्टेंट है। क्लियर? शुड बी रिटर्न, शुड बी रिटर्न, यहाँ पे गाइस वर्ड आएगा रिटर्न। यस गाइस, रिटर्न ऑन, शुड बी रिटर्न ऑन राइट हैंड साइड। नाउ अब क्या बोला गया है देखो, अब यहाँ पे एन एरो शुड बी ड्रॉन बिटवीन देम। मतलब यहाँ पे जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो, यहाँ पे आप प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है इनके बीच में एरो लगाना है। क्लियर? एरो लगाना, और ये एरो इन दोनों को सेपरेट करेगा, रिएक्टेंट साइड इधर, प्रोडक्ट साइड इधर। क्लियर? और ये एरो देखो, अब ये एरो का भी पर्टिकुलर डायरेक्शन रहता है। द डायरेक्शन ऑफ एरो शुड बी प्रोडक्ट साइड। तो बेटा ये एरो का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? प्रोडक्ट साइड, विच एक्चुअली इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अगर बेटा ये एरो क्या शो करता है कि बेटा अगर ये केमिकल रिएक्शन रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे, मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, तो हम एरो दिखाते हैं कि ये बेटा यहाँ से इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ पे आगे डायरेक्शन में जा रहा है। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट का मतलब था हमारा। देखो अब यहाँ पे प्लीज ध्यान से देखना। दूसरा क्या बोलता है, ये तीनों का पॉइंट गाइस एग्जांपल लेके अच्छे से बता दूंगा। सी अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, मतलब हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर 2 या 2 से ज्यादा हो गए, 2 और मोर देन 2 हो गए, दे लिंक विथ प्लस साइन। मतलब अगर यहाँ पे सपोज रिएक्टेंट मेरा 2 है, मतलब एक x ये y, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों को पहले यस क्या करूंगा ऐड करूंगा। देखो कैसे ऐड, मतलब हमको प्लस साइन से दिखाना है। सपोज मैंने यहाँ पे ना x लिया रिएक्टेंट साइड मेरा, और ये रिएक्टेंट साइड है, मतलब ये एक से ज्यादा है तो मैंने प्लस साइन यूज किया। क्लियर? और ये क्या फॉर्म कर रहा है गाइस, यहाँ पे सपोज एक्स वाई, सपोज यहाँ पे ए बी फॉर्म कर रहा है। व्हाट? ए बी।
तो देखो ये मेरा ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा ना मैंने, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया। व्हाट गाइस, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया। क्लियर, ये मेरा रिएक्टेंट हो गया। और जो मुझे राइट हैंड साइड मिल रहा है ना, वो मेरा क्या हो गया गाइस, यस प्रोडक्ट हो गया। और ये एरो देखो, ये एरो किस डायरेक्शन में जा रहा है, यस प्रोडक्ट साइड के डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब ये दिखा रहा है कि हमारा ये क्या किसमें कन्वर्ट हो रहा है, इसमें प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। और इनके बीच में, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में ये एरो यूज करना है। क्लियर, देखो अब यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो हम इनके बीच में प्लस साइन यूज करेंगे। यहाँ पे भी प्रोडक्ट देखो ये भी है और ये भी है, तो इनके बीच में हम क्या यूज करेंगे, प्लस साइन यूज कर रहे हैं। क्लियर, तो वही बोलता है इफ देयर आर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दे आर लिंक्ड विद प्लस साइन। तो यहाँ पे प्लस साइन मैंने लिया है बिकॉज यहाँ पे एक या दो से ज्यादा रिएक्टेंट है। क्लियर, सॉरी, yes yes 2 or more than 2, right? now read the third point guys। क्या दिया, physical state of reactant and products are written as below। clear guys, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज याद रखना। ये थर्ड पॉइंट हमें रिएक्शन देख के क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। देखो अब इसको रफ कर देता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। सी, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। देखो एक सिंपल सा गैस एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ने क्या लिया, कॉपर सल्फेट लिया CuSO4 प्लस। अब क्या करता हूँ, इसको जिंक से ट्रीट करता हूँ। तो मुझे बता बेटा कि यहाँ पे रिएक्टेंट क्या क्या है, ये कॉपर सल्फेट और ये क्या है, ये बेटा दोनों क्या है, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट दो है ना यहाँ पे, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे दो है, तो इनके बीच में मैं प्लस साइन यूज करूंगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, इन दोनों को जब रिएक्ट कर रहे हो तो क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे जिंक आ रहा था और सल्फेट आ रहा था। क्लियर, तो यहाँ पे बेटा फॉर्म हो रहा था जिंक सल्फेट। क्लियर, और क्या मिल रहा था बेटा, कॉपर अलग हो जा रहा था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखो, जिंक सल्फेट भी मिल रहा है, कॉपर भी मिल रहा है, तो दो प्रोडक्ट आ रहा है ना यहाँ पे, तो इनके बीच में मैं प्लस साइन यूज करूंगा। क्लियर, तो बेटा यहाँ पे देखो ये है क्या, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे एरो का साइन लगाया जाता है। अब ये एरो इस साइड रहेगा कि इस साइड रहेगा, यस ये प्रोडक्ट साइड एरो रहेगा। ये एरो कहाँ पे रहेगा बेटा, प्रोडक्ट साइड। और ये एरो दिखा रहा है कि हमारा रिएक्शन इस तरफ मूव हो रहा है, मतलब ये स्टार्टिंग मटेरियल था और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, मतलब फाइनल मटेरियल है। क्लियर, तो यही है गाइस हमारा। देखो रिएक्टेंट कहाँ पे मैंने लिखा, ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड लिखा, प्रोडक्ट कहाँ लिखा मैं, एरो के यस राइट हैंड साइड, एंड डायरेक्शन ऑफ एरो कहाँ है, टुवर्ड्स द प्रोडक्ट साइड। क्लियर, नाउ सेकंड क्या बोलता है, अगर दो से ज्यादा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट दो है तो मैंने प्लस साइन यूज किया, यहाँ पे प्रोडक्ट दो है तो यहाँ पे मैंने बीच में प्लस साइन किया, मतलब ये प्लस और ये मिल रहा है। क्लियर, नाउ रीड द थर्ड वन। अब ये बोलता है फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट। यस, फिजिकल स्टेट काफी मैटर करता है गाइस। देखो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि हमारा कंपाउंड जो ले रहे हो, केमिकल सब्सटेंस जो ले रहे हो, वो किस फॉर्म में ले रहे हो, वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैस है, वो बताता है। देखो अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट साइड अलग होता है तरीका लिखने का, एंड प्रोडक्ट साइड ये नहीं कि रिएक्टेंट साइड पे सॉलिड लिक्विड गैस लिख दूं और यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस लिख दूं, जो हो नहीं कहीं ऐसा नहीं होता। देखो अब रिएक्टेंट साइड में देखो, अब रिएक्टेंट साइड में करते क्या है, अगर रिएक्टेंट साइड पे हमारा कोई कंपाउंड सॉलिड है तो सॉलिड ही लिखोगे, अगर सॉलिड है तो उसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब यहाँ पे ये ब्रैकेट लिखोगे, मतलब सर्कल वाला ब्रैकेट हाफ सर्कल, और यहाँ पे एस लिखोगे, एस रिप्रेजेंट मतलब सॉलिड, एस स्टैंड फॉर सॉलिड। याद रखना ये रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है, ओनली रिएक्टेंट साइड की, ओनली ये जो है ना, ये ओनली रिएक्टेंट साइड की बात हो रही है। अगर जो ले रहे हो ना स्टार्टिंग मटेरियल वो हमारा लिक्विड है तो उसको यहाँ पे जस्ट ये स्मॉल ले लेगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि लिक्विड फॉर्म में। अगर वो गैसियस फॉर्म में है तो यहाँ से जी से लिखोगे, जी स्टैंड मतलब गैस। क्लियर, ये याद रखना किसके लिए है, रिएक्टेंट के लिए है, प्रोडक्ट के लिए नहीं ना। अब देखते हैं प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्ट साइड क्या लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम सॉलिड क्या लिख सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस लिख सकते हैं, बट प्रोडक्ट साइड क्या होता है बेटा, अगर सपोज आपको प्रोडक्ट साइड में कुछ सॉलिड मिल रहा है, व्हाट गाइस, सॉलिड मिल रहा है, ओनली सॉलिड, तो उसके लिए लिखोगे एस। क्लियर, अगर गाइस देखो यहाँ पे क्या होता है बेटा, देखना सपोज
यहाँ पे ना ओनली आपको सॉलिड कुछ कंपाउंड मिला, यहाँ पे सॉलिड मिला, प्रोडक्ट साइड, हाँ प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ पे लिखोगे यस, क्लियर। अगर सपोज यही सॉलिड हमारा वाटर, ये किसी में सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, व्हाट, ये मतलब किसी लिक्विड में प्रेजेंट है, किसी लिक्विड में प्रेजेंट है, बट ये डिजोल्व नहीं हुआ है, मतलब सॉल्युबल नहीं हुआ है, व्हाट, सॉल्युबल नहीं हुआ है गाइस। तो यहाँ पे ना क्या होगा, हम इसको जो सॉलिड है ना, हम स्टार्टिंग में ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट वो जो हमारा सॉलिड है गाइस, वो किसी लिक्विड में वो डिजोल्व नहीं हुआ है, मतलब सॉल्युबल नहीं है, उसको बोलेंगे इनसॉल्युबल, व्हाट, इनसॉल्युबल। तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय एरो और टुवर्ड्स डाउन, व्हाट गाइस, टुवर्ड्स डाउन। और ऐसे सब्सटेंस को बोला जाता है गाइस जो मतलब सॉलिड हमारे लिक्विड में इनसॉल्युबल हो, ऐसे सब्सटेंस को बोला, मतलब ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन। और जो निकल रहा है ना, मतलब डिजोल्व नहीं हो रहा, उसको बोला जाता है प्रेसिपिटेट, व्हाट गाइस, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। एंड प्रेसिपिटेट को डाउन एरो से दिखाया जाता है, देखो यहाँ पे प्रेसिपिटेट को किससे, डाउन एरो से दिखाया, ये डाउन एरो दिखा रहा है कि मतलब कुछ तो सॉलिड है जो लिक्विड में मतलब सस्टेन है, मतलब सस्पेंडेड बोल सकते हैं, वहां पे डिजोल्व नहीं हुआ है, क्लियर। एक सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूँ, मतलब इसका देखो, अब क्या होता है, मिल्क लो, मिल्क में देखो नींबू निचोड़ दो, क्या होगा गाइस, यस, वहां पे कुछ देखो दूध फट जाता है, एंड दूध फट के पानी अलग हो जाता है, और वहां पे जो ये अब देखोगे व्हाइट सब्सटेंस, वो उस पर तैरने लगते हैं, तो वो क्या डिजोल्व हो रहा है, नहीं ना, वो डिजोल्व हो रहा है नहीं, तो वैसे ही होता है, प्रेसिपिटेट होता है हमारा, क्लियर गाइस। नाउ अब देखो, लिक्विड को एज इट इज लिखा जाता है, लिक्विड को एज इट इज। नाउ अब हमने रिएक्टेंट साइड तो गैस लिख दिया, बट प्रोडक्ट साइड गैस नहीं लिखते गाइस। प्रोडक्ट साइड हम लोग ना ये एरो वो भी अप साइड दिखाते हैं, अप साइड एरो से दिखाते हैं, और यहाँ पे क्या है, ये डाउन साइड एरो है, डाउन साइड एरो। और ये अप साइड एरो क्या दिखा रहा है कि मतलब प्रोडक्ट साइड कुछ तो गैस बन के उड़ चुका है, गैस बन रहा है और उड़ रहा है ऊपर। गैस क्या होता है, सीधा निकल जाता है टेस्ट ट्यूब से, और ये टेस्ट गैस सीधा ऊपर भागता है ना गाइस, तो यही दिखा रहा है कि अप साइड एरो इंडिकेट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड। क्लियर गाइस, आई होप ये अब क्लियर हो। नाउ इसको भी बताता हूँ गाइस, इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा नाउ। अब यहाँ पे देखो बेटा, कॉपर सल्फेट है ना, हम कभी भी, अब यहाँ पे एक नोट लिखा है, फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन इन वाटर, solution in water, for this we use aqueous। अब इसका पॉइंट का मतलब नहीं समझेगा बिल्कुल, अब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो अब यहाँ पे ना बेटा, जो कॉपर सल्फेट लेते हो ना, कॉपर सल्फेट आता है ब्लू कलर का क्रिस्टल सॉल्ट होता है, बट ये सॉल्ट को डायरेक्टली रिएक्शन के लिए नहीं लेते। हमारा जो सॉल्ट है ना, यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्ट देखोगे ना, ये केरोसिन ऑयल रहता है ना, उसकी कलर की तरह दिखेगा, बट सॉलिड रहेगा, बट वो रिएक्शन के लिए नहीं लेते। हम क्या करते हैं, इस सॉल्ट को पहले पानी में डिजोल्व करते हैं, पानी में जब डिजोल्व करोगे ना, तो इसका ब्लू सोल्यूशन मिलेगा। एंड बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिए हो, देखो अब यहाँ पे जो सोल्यूशन बनता है ना, सी बेटा जो सोल्यूशन बना ना आपका, सोल्यूशन ये बनता है बेटा सोल्यूट से, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। देखो अब यहाँ पे जब सोल्यूट, अब यहाँ पे सोल्यूट क्या था आपका, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था जो सॉलिड फॉर्म में है, एंड आपको ना इसको डिजोल्व किया किसमें बेटा, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट मतलब यहाँ पे वाटर लिया था। अब इसका जो मिक्सचर बनेगा लिक्विड, वो उसको सोल्यूशन बोला जाएगा। और जो सोल्यूशन मिलेगा, उस यहाँ पे जो सोल्यूशन मिलेगा उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, पानी प्रेजेंट है, और यस कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट प्रेजेंट है बट पानी में प्रेजेंट है ना गाइस, तो उसको बोलेंगे एक्वियस। एक्वियस का मतलब होता है बेटा, एक्वियस का मतलब होता है पानी, व्हाट, पानी, मतलब हमारा कॉपर सल्फेट पानी में प्रेजेंट है, मतलब उसका सोल्यूशन फॉर्म हमने बनाया है। क्लियर। तो देखो अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट डायरेक्ट हम क्रिस्टल नहीं ले रहे, हम यहाँ पे ले रहे हैं यहाँ पे, और एक्वियस को रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा AQ इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे AQ इन ब्रैकेट, मतलब कॉपर सल्फेट हमने सॉल्यूशन फॉर्म में लिया है। एंड जिंक जो बेटा होता है ना, वो हमारा सॉलिड फॉर्म में लेते हैं। यहाँ पे जिंक के पाउडर लेते हैं सॉलिड फॉर्म में।
तो ये हम ऐसे लिखेंगे यस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्वियस सोल्यूशन है इसका, और यस रिप्रेजेंट करता है ये सॉलिड फॉर्म में। और यहाँ पे जो कॉपर भी मिलेगा ना, कॉपर सॉलिड फॉर्म में मिलता है बेटा, सॉलिड फॉर्म में अलग हो जाता है सीधा। और जो जिंक सल्फेट होता है ना, वो एक्वियस फॉर्म में मिलता है, यस एक्वियस फॉर्म में। क्लियर ना? आई होप गाइस ये क्लियर हो। अब यहाँ पे मैंने बताया ना टर्म, कौन सा गाइस? यस। यहाँ पे गैस वाला भी देख लेते हैं। चलो इसी को यहाँ पे यहीं पे बता दे रहा हूँ। देखो ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे सपोज मैंने ये ले लेता हूँ गाइस। देखो अब सपोज मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर दो, तो बेटा आपको क्या मिलता है हीट करोगे तो? यस, अगर हीट कर दोगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ से CO2 गैस इवॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ना, ये बड़ा सॉलिड रहता है। क्लियर? अब ये जो कैल्शियम ऑक्साइड मिला ना, ये भी क्या रहता है? सॉलिड रहता है। तो इसके लिए भी एस लिखोगे। बट ये गैस रहता है, बट इसके लिए यहाँ पे प्रोडक्ट साइड, याद रखना प्रोडक्ट साइड है, प्रोडक्ट साइड के लिए जी नहीं लिखोगे, गैस नहीं लिखोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे? यस, ये वाला एरो, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेटा गैस निकल रहा है। अप साइड एरो इंडिकेट्स इवोल्यूशन ऑफ गैस ऑन प्रोडक्ट साइड। यही हमारे 3 पॉइंट थे। नाउ वी विल सी द रिमेनिंग 3 पॉइंट। सो इफ यू वांट गाइस टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ गाइस फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है फोर्थ पॉइंट गाइस। सी अब यहाँ पे क्या बोला गया गाइस, अगर आप रिएक्टेंट जो भी मटेरियल ले रहे हो, अगर प्रोडक्ट बना रहे हो, तो सपोज यहाँ पे ना रिएक्टेंट को आप अगर हीट दे रहे हो, अगर हीट कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल एनर्जी दे रहे हो, तो उस एक्सटर्नल एनर्जी को भी हम एरो पे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रायंगल बनाते हैं गाइस। वो ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है, उससे पता चल जाता है कि आपने रिएक्टेंट को मतलब हीट किया है, क्लियर, एक्सटर्नल एनर्जी दिया है। If the external energy in the form of guys heat, what heat is given to the reactant, याद रखना reactant को ही देना है to obtain the product। अगर प्रोडक्ट चाहिए तो रिएक्टेंट को क्या कर रहे हैं? हीट दे दो। तो यहाँ पे बड़ा लिखा क्या है? yes, it is indicated by using triangle sign which is written on arrow। तो यहाँ पे देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लिया गया है, कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया है। सो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? इट्स अ लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। अब लाइमस्टोन को कभी भी हीट करोगे ना, अगर चाइना डिश पे रख के इसको हीट करोगे ना गाइस, तो हीट करने का मतलब यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे इस रिएक्टेंट को हमने हीट किया है। और ये सॉलिड फॉर्म में होता है, पत्थर लाइमस्टोन होता है ना गाइस, सॉलिड फॉर्म में है, राइट। इसको हीट किया तो क्या दे रहा है गाइस? ये कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है विच इज ऑल्सो अ सॉलिड, एंड साथ में क्या दे रहा है? विद द इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस। तो यहाँ पे आप यहाँ पे जी नहीं लिखोगे, गैस नहीं लिखोगे, बिकॉज ये इवॉल्व हो जा रहा है ना, पूरा रिलीज हो जा रहा है। तो यहाँ पे ये एरो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? CO2 गैस निकल जा रहा है गाइस, राइट। नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ क्या दिया है? इट इज ऑल्सो नेसेसरी टू राइट द certain things which gives a more information about the specific reaction like specific temperature, pressure, catalyst and promoters। एक्चुअली देखो अब क्या होता है गाइस, सपोज कुछ रिएक्शन के लिए ना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है और ऑप्टिमम प्रेशर होता है, क्लियर। अब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है? सपोज अपना बॉडी फंक्शन गाइस 37 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। जो भी हमारे बॉडी के एंजाइम से खाना डाइजेस्ट करते हैं, इसका एनर्जी फॉर्म में कन्वर्जन होता है, तो वो एक पर्टिकुलर यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस पे काम होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए तो आप बीमार पड़ जाओगे गाइस, यहाँ पे प्रॉपर फंक्शन नहीं हुआ। वही होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना ही टेम्परेचर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इट मीन्स ऑप्टिमम, क्लियर। तो कुछ रिएक्शन के लिए ना यहाँ पे प्रेशर भी ऑप्टिमम होता है और टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होता है। जैसे यहाँ पे देखो वेजिटेबल ऑयल लिया है गाइस, मैंने कार्बन कंपाउंड चैप्टर में मैंने हाइड्रोजनेशन प्रोसेस बताया था, जहाँ पे वेजिटेबल ऑयल से वनस्पति घी बनाते हैं, मतलब डालडा बनाते हैं। तो देखो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो हमारा क्या है, लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए मैंने यहाँ पे L लिखा है, लिक्विड फॉर्म में अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। और यहाँ पे जब हाइड्रोजनेशन करोगे, हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है ना, क्लियर। तो यहाँ पे एरो देखो क्या दिया गया, ये एरो पे क्या है? ये कैटलिस्ट है, व्हाट गाइस? ये कैटलिस्ट है। तो ये क्या है? यहाँ पे स्पेसिफिक कैटलिस्ट है, मतलब इस रिएक्शन के लिए ये यही स्पेसिफिक कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर दिख रहा है
स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया है कितना 60 डिग्री, ज्यादा भी नहीं होना कम भी नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट वी वांट 60 डिग्री। तो थर्मोमीटर को 60 डिग्री पे सेट कर देते हैं फॉर मेंटेनिंग द 60 डिग्री टेम्परेचर। नाउ अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, वनस्पति घी। अब पता है जो घी होता है सॉलिडिफाई होने लगता है सॉलिड फॉर्म में, और ये क्या होता है गाइस, ये हमारा होता है सैचुरेटेड कंपाउंड। क्लियर? तो यही होता है भाई गाइस, टेम्परेचर भी स्पेसिफिक चाहिए, प्रेशर और कैटलिस्ट। और प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर को बेटा को कैटलिस्ट बोला जाता है, को कैटलिस्ट। ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एक्चुअली ये कैटलिस्ट को और पुश करते हैं, अच्छे से स्पीड अप कराते हैं रिएक्शन को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार पॉइंट है गाइस। अब बहुत ही थोड़ा माइंड क्या होता है ना, ये कभी कभी माइंड से ऊपर चले जाता है, समझता नहीं है। बुक का पॉइंट पढ़ोगे पूरा बाउंसर जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है ना, जस्ट उसको पढ़ो एंड अच्छे से एग्जांपल समझो कि दिया क्या गया है। सी सो गाइस, एक ये पॉइंट को रहने देता हूँ, आपको स्क्रीनशॉट की भी जरूरत पड़ेगी गाइस। तो देखो यहाँ पे 6 पॉइंट क्या दिया है, उसको समझने के पहले कुछ एग्जांपल बता दे, तो पहले वो समझ लो। देखो अब यहाँ पे ना सपोज मैंने टेस्ट ट्यूब ए लिया है, और यहाँ पे सपोज टेस्ट ट्यूब बी लिया है गाइस। यहाँ पे ए लिया है टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे बी लिया है। अब मैंने क्या किया है गाइस, देखो इसमें ना मैंने 5 ग्राम शुगर लिया है। व्हाट गाइस, 5 ग्राम शुगर लिया है। क्लियर? और इसमें भी 5 ग्राम शुगर लिया है, और इसमें भी 5 ग्राम शुगर लिया है। नाउ अब देखना गाइस, इसमें मैंने क्या किया, 5 ml वाटर मिला दिया, 5 ml पानी मिला दिया। और इसमें मैंने क्या किया, यस 100 ml पानी मिला दिया। अब बताओ कि मैंने 5 ml में 5 ग्राम शुगर में 5 ml पानी मिलाकर एक सॉल्यूशन बनाया। क्लियर? एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, उतना ही सब कर लिया है, उतना ही हमारा सॉल्यूट मटेरियल है, बट सॉल्वेंट देखो कितना 100 ml है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से मीठा कौन लगेगा? यस, मीठा कौन लगेगा बेटा? ये वाला ज्यादा मीठा होगा, ये वाला ज्यादा स्वीट होगा। क्यों? यहाँ पे क्या है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, पानी कम है ना, इसमें पानी कम है। और यहाँ पे जो हमारा ये शुगर है ना, जो सॉल्यूट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बेटा, भर भर के गाढ़ापन ज्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। बट इसमें क्या था, कॉन्सेंट्रेशन उतना नहीं था, इसमें पानी ज्यादा है ना। जब पानी ज्यादा रहेगा ना किसी सब्सटेंस में, उसको बोला जाता है डाइल्यूटेड। व्हाट? डाइल्यूटेड फॉर्म। और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा ना, जिसमें मतलब मीठा ज्यादा लग रहा है ना यहाँ पे, तो उसी को बोला जाता है कॉन्सेंट्रेटेड। व्हाट गाइस? कॉन्सेंट्रेटेड। और ये क्या है बेटा? डाइल्यूटेड। क्लियर? दोनों का टेस्ट आपको पता चल जाएगा। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे ना ये जो टर्म्स होते हैं ना बेटा, ये इनको ना कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोला जाता है। ये किस में आता है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म। यस, कॉन्सेंट्रेशन टर्म आता है। देखो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, चाहे रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन लो, मतलब डाइल्यूटेड लो या कॉन्सेंट्रेटेड लो, वो काफी अफेक्ट करता है रिएक्शन को। ऑल्सो मैटर्स विच ऑल्सो डिसाइड द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो किया क्या गया है, यहाँ पे कॉपर हमने लिया है। कॉपर देखो यहाँ पे ए में भी मतलब यहाँ पे एक्टिविटी ए लिया, एक्टिविटी बी लिया है। अब यहाँ पे कॉपर लिया, यहाँ पे भी कॉपर लिया है। क्लियर? बट यहाँ पे बेटा जो नाइट्रिक एसिड लिया गया ना, यहाँ पे याद रखना नाइट्रिक एसिड लिया है HNO3, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिया है और यहाँ पे भी नाइट्रिक एसिड लिया है। और दोनों का आप सोचोगे यहाँ पे रिएक्टेंट सेम है और दोनों रिएक्टेंट सेम है, तो प्रोडक्ट भी सेम होना चाहिए। नहीं गाइस, कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है। डाइल्यूटेड है कि यस कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो यहाँ पे बेटा क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड। क्लियर? काफी खतरनाक है। और यहाँ पे बेटा डाइल्यूटेड लिया है, मतलब इसमें पानी मिला है। एक्वियस तो पता है, एक्वियस का मतलब ही पानी होता है। तो बेटा यहाँ पे डाइल्यूटेड का मतलब क्या होता है, वही बहुत ही कम मीठा वाला, मतलब पानी ज्यादा है। क्लियर? तो बेटा यहाँ पे होता क्या है, देखो सी आई थिंक थोड़ा मुझे रफ करने की जरूरत पड़ेगी गाइस, तो मैं यही पार्ट को रफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो बेटा क्या होता है, देखो कभी भी ना यहाँ पे एक नोट बता दे रहा हूँ, इस पॉइंट के लिए एक नोट बता दे रहा हूँ। देखो कभी भी ना बेटा अगर कोई मेटल अगर नाइट्रिक एसिड से कॉन्सेंट्रेटेड, बेटा कॉन्सेंट्रेटेड को CONC लिखते हैं शॉर्ट में, CONC कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से ट्रीट करोगे ना, तो ये क्या क्या देखा, ये मेटल का नाइट्रेट देगा, ये मेटल नाइट्रेट देगा, प्लस ये देगा NO2 गैस, प्लस ये देगा बेटा वाटर।
क्लियर। अगर इसी की जगह पे ये हमारा लोगे, ये डाइल्यूटेड लोगे, ये हमारा डाइल्यूटेड लोगे, तो यहाँ पे बेटा सेम मिलेगा। हमारा जो ये मेटल नाइट्रेट है ना A, और ये NO2B, और ये C, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखो डाइल्यूटेड लोगे ना, तो A तो एज इट इज मिलेगा, प्लस यहाँ पे C भी एज इट इज मिलेगा, बट जो B होगा ना वो बेटा वेरी करेगा। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जब डाइल्यूटेड रहेगा ना तो 1 ऑक्सीजन वाला प्रोडक्ट मिलता है गैस। क्लियर। तो यहाँ पे देख रहे हो कि देखो मेटल है, देखो यहाँ पे बेटा देखो हाइड्रोजन है और नाइट्रेट है ना, हाइड्रोजन नाइट्रेट है। क्लियर, हाइड्रोजन नाइट्रेट है। तो यहाँ पे बेटा मेटल मिल रहा है और नाइट्रेट मिल रहा है, यहाँ पे भी मेटल मिल रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रेट मिल रहा है। क्लियर बेटा, देखो ये जो NO3 होता है ना, NO3, इसी को बोला जाता है नाइट्रेट। व्हाट? नाइट्रेट। क्लियर। तो देखो यहाँ पे NO2 गैस मिल रहा है बेटा, यहाँ पे ना इसका जो कलर होता है ना वो ब्राउन होता है। व्हाट? ब्राउन कलर गैस, और इसको बोला जाता है नाइट्रोजन, यस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। काफी पॉइजनस होता है गाइस डाइऑक्साइड। क्लियर। और यहाँ पे वाटर फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी वाटर फॉर्म हो रहा है। अब बेटा यहाँ पे जो गैस फॉर्म हो रहा है ना, ये कलरलेस रहता है, और इसको बोला जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब एक और एक ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड। क्लियर बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका कलर कैसा है, ब्राउन कलर। इसका कलर कैसा है, कलरलेस कलर, कलरलेस है। क्लियर, क्लियर गाइस। तो देखो यहाँ पे NO3 है, बिकॉज होता है क्या बेटा, देखो यहाँ पे ना जो कॉपर की वैलेंसी रहती है ना वो 2 रहती है। देखो मैं जैसे बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया था। सी देखो अब यहाँ पे क्या है बेटा, कॉपर की जो वैलेंसी होती है ना, कॉपर की वैलेंसी वो 2 होती है, और जो नाइट्रेट की वैलेंसी होती है ना वो 1 होती है। क्लियर। तो यहाँ पे क्या करोगे, यस, ये वैलेंसी को क्रॉस कर दो, तो यहाँ पे देखो कॉपर आएगा और यहाँ पे नाइट्रेट आएगा। क्लियर। अब यहाँ पे कॉपर के पास क्या गया, देखो कॉपर के पास 1 गया, और नाइट्रेट के पास क्या गया, 2 गया, तो इसको होल ट्वाइस करोगे। क्लियर। तो ये बन रहा है। क्लियर। एंड गाइस यहाँ पे मैं इस रिएक्शन को बैलेंस नहीं किया है, इसको हम फर्दर जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट आएगा ना गाइस, उसमें इसका सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि वहां पे इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया गया है। यहाँ पे बुक में ना बैलेंस किया गया है, बट यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। स्किप करने का मतलब पढ़ाऊंगा नहीं, ये मतलब नहीं, आगे हम पढ़ेंगे जब हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। सो गाइस इफ यू वांट टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस, और यहाँ